नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज जोशी आप सभी का उत्कृष्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आप सभी के बीच लेकर आ रहा हूं और आप सभी लोग जानते हैं कि जो आप पीछे दिख रहा होगा रवाई या फिर तिलाड़ी आंदोलन। इस समय रवाई और तिलाड़ी आंदोलन प्रत्येक वर्ष जो है शहीद दिवस के रूप में 30 मई को इसे मनाया जाता है और इस बार भी जो है इस तिलाड़ी कांड को जो है या फिर जो तिलाड़ी आंदोलन था इसको शहीद दिवस के रूप में इस बार भी मनाया गया। अर्थात इस बार दोस्तों ये यानी कि 92 वर्ष पूरी कर चुका है, तो इस अवसर पर भी तिलाड़ी कांड जो था उसको जो है मनाया गया शहीद दिवस के रूप में। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपके बीच लाने वाला हूं कि क्या था आखिर में तिलाड़ी कांड, और जो तिलाड़ी कांड था इसके पीछे की पृष्ठभूमि क्या थी, आखिर में तिलाड़ी कांड कैसे हुआ और किसके शासनकाल में हुआ, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर समझने वाले हैं विस्तार से। तो आप लोग मेरे साथ जुड़े रहें और आखिर तक दोस्तों आप अवश्य जुड़े रहें। इसको शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग जो है अगर चैनल पर हमारे नए आए हैं तो आप जो है हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो रोजाना हमारी वीडियो आती है उसका नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुंच पाए। इसके साथ साथ दोस्तों अगर अच्छा भी लगता है तो लास्ट में आप लोग वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत की जाए, यानी कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रवाई या फिर तिलाड़ी आंदोलन। ये घटना दोस्तों उत्तराखंड में हुई है और उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में परीक्षा के दृष्टिकोण से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ दोस्तों हमारे उस दौर में जो हमारा एक स्ट्रगल का दौर था, उस समय इस तरह का कांड होना, इसे समझना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरुआत की जाए, यानी कि रवाई कांड। यहां पर दोस्तों आपको पीछे दिख रहा होगा ये वही स्मारक है जिसको यानी कि 30 मई सन 1982 ईस्वी को इस कांड की शहादत में जो है स्थापित किया गया था यहाँ पर, और इसी जगह पर प्रत्येक वर्ष 30 मई को आज शहीद दिवस मनाया जाता है। साथ ही साथ दोस्तों मैंने प्रयास किया है कि जहां पर ये तिलाड़ी का जो मैदान आपने बहुत बार सुना है कि आखिर में किस जगह पर ये तिलाड़ी कांड हुआ। तिलाड़ी कांड ये जो आपको ठीक यमुना नदी के तट पर आपको ये जो क्षेत्र दिख रहा है यही वो तिलाड़ी है, और इसी जगह पर दोस्तों शांतिपूर्वक जो ग्रामीण लोग थे, निर्दोष लोग थे, उन लोगों पर यहाँ पर गोलियां चलाकर उनको जो है मौत के घाट उतारा गया। तो यहीं पर वो तिलाड़ी कांड हुआ था, इसी मैदान पर। तो आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल किस तरह से चारों तरफ से जो है यहाँ पर इस दिशा से यमुना नदी जा रही है, इस दिशा से पूरा की पूरा पहाड़ है, और यहाँ पर इन लोगों को जो है पूरा घेर कर रख दिया था। यानी कि इस घटना को जलियांवाला बाग के नाम से भी जाना जाता है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि ये भी एक तरह से उसी प्रकार की घटना रही होगी जिस प्रकार से जलियांवाला का जो मैदान था वहां पर जनरल डायर ने चारों ओर से निहत्थे लोगों को जो है घेर दिया था और उन पर अंधाधुंध जो है फायर कर दिया था। ठीक इसी प्रकार से सिचुएशन है यहाँ पर दोस्तों। बहुत सारे लोगों ने जान बचाने के लिए नदी में कूद गए, तो नदी में उनकी बहुत सारी जाने गई। कुछ लोग जो है इधर पेड़ों में चिपक गए, पेड़ों में आज भी उनकी शहादत के निशान, गोलियों के निशान जो है उनकी शहादत को दर्शाते हैं। तो ये सारी चीजें इस मैदान पर हुई थी और इसी पर जो है हम लोग डिटेल से समझने वाले हैं कि आखिर में तिलाड़ी कांड हुआ कैसे, इस कांड के पीछे क्या साजिश थी, किस प्रकार से कांड हुआ, उन सारी चीजों को डिटेल से समझने वाले। तो चलिए शुरुआत की जाए दोस्तों। सबसे पहले तो मैंने यहां पर कुछ पीछे चीजें लिखी हैं कि इस कांड को समझने से पहले हमको यह समझना बहुत जरूरी है कि जो 30 मई 1930 को जो उत्तराखंड के इतिहास में एक ऐसी कलंकित घटना हुई, उस दौरान जो स्थिति थी, सिचुएशन थी, उस समय कौन कौन कैरेक्टर थे वो समझना बहुत जरूरी है। अगर हम लोग दोस्तों उस समय की बात करें तो पहले तो मैं नॉर्मली आपको ये बता दूं कि जो तिलाड़ी है, तिलाड़ी एक स्थान है जो मैंने आपको इस समय दिखाया, और ये जो तिलाड़ी दोस्तों आपको स्थान दिख रहा है, ये अगर मैं वर्तमान की बात करूं तो वर्तमान में ये उत्तरकाशी जिले के अंतर्गत यानी कि जो बड़कोट तहसील है इसके अंतर्गत दोस्तों ये तिलाड़ी आता है। परंतु उस दौरान ये टिहरी रियासत के अंतर्गत का, क्योंकि उत्तराखंड का जो कुमाऊं वाला क्षेत्र है या जो ब्रिटिश गढ़वाल था वो अंग्रेजों का दिन था, बाकी जो टिहरी वाला क्षेत्र था और ये उत्तरकाशी वाली जो बेल्ट थी ये सारी की सारी टिहरी रियासत के अंतर्गत आती थी। अर्थात हमको ये जानना बहुत जरूरी है कि अगर टिहरी रियासत के अंतर्गत थी तो 30 मई 1930 को जो ये तिलाड़ी कांड हुआ, इस दौरान शासक कौन थे, तो शासक थे यानी कि राजा नरेंद्र शाह जी, कीर्ति शाह के पुत्र थे। तो ये इस समय दोस्तों राजा थे। दीवान की अगर हम लोग बात करें तो यही वो क्रूर शख्स है यानी कि चक्रधर जुयाल, जिसको यहां पर जनरल डायर से इसकी तुलना की जाती है। तो ये इस घटना को अंजाम देने वाला एक प्रमुख शख्स था, तो दीवान चक्रधर जुयाल था इस समय दोस्तों। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें डीएफओ आप लोग नॉर्मली जानते हैं, तो डीएफओ इस समय पद्मदत्त रतूड़ी जी थे। अर्थात ये जो शख्स आपको पीछे दिखाई दे रहा है ये मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं चक्रधर जुयाल से भी इस घटना के लिए ज्यादा जिम्मेदार था। और साथ ही साथ दोस्तों अगर हम लोग बात करें इस समय जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर था, तो ये दोस्तों इस समय सुरेंद्र दत्त नौटियाल जी थे, यानी कि जो पूरा रमाई घाटी का जो क्षेत्र था वहां का डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इस समय सुरेंद्र दत्त नौटियाल जी थे। साथ ही साथ दोस्तों जब ये कांड हुआ था 30 मई 1930 को, तो उस समय जो सेना
का जो सेनाध्यक्ष था, जो यहाँ पर ये रियासत की सेना गई थी, उनके सेनाध्यक्ष कौन थे या उनके सेनापति कौन थे? तो इस समय नथु सिंह जी को आप याद रखेंगे। इन्हीं के निर्देशन में ये गोलियां चली थी और इन्हीं के निर्देशन में सेनाओं ने निहत्थे लोगों पर, ग्रामीणों पर गोलियां चलाई थी। और साथ ही साथ दोस्तों ये जो दो शख्स है, इनको यहां पर नाम दिया गया है खलनायक। खलनायक मतलब ऐसे लोग जिन्होंने बगावत की हमारे लोगों के साथ और रियासत का साथ यानी कि गलत का जो है साथ देकर हमारे ही लोगों के बीच से जाकर जो थोकदार रणजोत सिंह है और जो लाखीराम है, इन्होंने इस घटना को अंजाम देने के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये मैंने एक पृष्ठभूमि बताई और ये कैरेक्टर ही इसमें इंपॉर्टेंट है। बाकी अब हम लोग समझने वाले हैं कि आखिर में ये कांड हुआ कैसे। सबसे पहले तो हमारी दोस्तों अगर मैं बात करूं तो आप लोग जो है नॉर्मली समझना है कि जो तिलाड़ी कांड था, तिलाड़ी कांड दोस्तों ये उत्तरकाशी जिले में यानी कि एक जो हमारी उत्तरकाशी जिले के अंतर्गत बड़कोट तहसील में ये घटना हुई थी तिलाड़ी के मैदान में। और इस समय जो शासक थे वो टिहरी रियासत के जो राजा थे यानी कि राजा नरेंद्र शाह जी थे और इन्हीं के शासनकाल में एक घटना हुई थी दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं। यहां पर मैंने ये लिखा भी है कि इस घटना को जो है उत्तराखंड का जलियांवाला बाग के नाम से भी जाना जाता है। और साथ ही साथ दोस्तों अब हम लोग इसकी शुरुआत करने वाले हैं कि जो तिलाड़ी कांड था, इस तिलाड़ी कांड के आखिर में कारण क्या थे। मतलब ये जो तिलाड़ी कांड हुआ 30 मई 1930 को, इसके पीछे कारण क्या रहे, क्यों इस घटना के लिए लोग मजबूर हुए और फिर क्यों इस प्रकार की जो है क्रूरता की गई थी रियासत के द्वारा। तो चलिए थोड़ा सा मैं समझाने का प्रयास करूंगा। अगर दोस्तों हम लोग यहां पर इस कांड की बात करें यानी कि तिलाड़ी कांड की यहां पर हम लोग बात करें तो हम लोगों को यहां पर समझना होगा कि इस आंदोलन का जो कारण था, अर्थात जो ये तिलाड़ी कांड हुआ या तिलाड़ी आंदोलन हुआ, इसके पीछे कारण क्या रहे, लोगों को क्यों आंदोलन करना पड़ा। तो इसके पीछे दोस्तों सबसे पहले आपको समझना है यानी कि 1927 और जो 28 की तिथि, ये वो तिथि है 1927 और 28 की, जब दोस्तों यानी कि डीएफओ जो है इस समय बनाया गया था। किसे? डीएफओ बने थे पदम दत्त रतूड़ी। ये शख्स कैरेक्टर को याद रखना बहुत जरूरी है, याद रखिएगा, एग्जाम में कभी भी पूछा जा सकता है। असल में दोस्तों 1927-28 में डीएफओ के पद पर तैनात किए गए पदम दत्त रतूड़ी जी, और जैसे ही पदम दत्त रतूड़ी को डीएफओ के पद पर तैनात किया गया, ये जो है अपने फायदे के लिए यानी कि वन क्षेत्र में थे तो अपने फायदे के लिए, अपने लाभ के लिए तरह तरह के जो है वन कानून पास करवाने लगा। अर्थात इस दौरान दोस्तों यहाँ के जो हमारे जो पशु चारक थे, जो कृषक थे, इसने एक ऐसी घोषणा कर दी कि किसी भी वक्त, मतलब टिहरी रियासत में यही मुख्य भूमिका निभा रहा था, बाकी रियासत के द्वारा जो है कानून पास होते थे। तो इसने एक ऐसी घोषणा इस समय कर दी कि किसी भी वक्त जो किसानों की या पशु चारकों की जो वन भूमि है या उनके जो खेत है या उनके जो रास्ते हैं, ये सारे के सारे जो है किसी भी वक्त जो है एक कानून के तहत रियासत की वन भूमि क्षेत्र में आ सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि टिहरी रियासत का कारण था, जो तिलाड़ी आंदोलन का कारण था, तो यही था कि इस आंदोलन में यह प्रावधान होना था कि किसी भी वक्त जो है किसानों की जो भूमि है वो वन भूमि के अंतर्गत कभी भी शामिल की जा सकती है। तो जब इसने ऐसा इस समय जो है 27-28 में इस प्रकार का एक कानून लाने का प्रयास किया तो लोगों में थोड़ा सा जो है उस पूरी रवाई घाटी में हलचल हो गई कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों आपको याद रखना है कि इसी शख्स ने आगे चलकर जो है तिथि आती है नवंबर, मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखिएगा, यहीं से सबसे बड़ा काम हो गया था। नवंबर 1929 ईस्वी को ये जो तिथि है नवंबर 1929 में, इस दौरान दोस्तों आप याद रखिएगा कि एक नया शख्स भी जुड़ चुका है, यानी कि एक दीवान भी आ चुका है 1929 में, और दीवान था इस समय दोस्तों चक्रधर जुयाल। अर्थात दीवान चक्रधर जुयाल इस समय टिहरी रियासत में शामिल हो चुका है और ऑलरेडी पहले से डीएफओ जो है पदम रतूड़ी। इन दोनों की मिली भगत से दोस्तों 1929 में इस समय 12 नए कर लगाए गए, और यहीं से मामला गड़बड़ भी होता है। क्या याद रखना है, यानी कि इन्होंने जो है नए 12 करों का ऐलान कर दिया कि 12 जो है नए कर लग सकते हैं। और ये जो टैक्स थे, जो 12 नए कर लगने थे, जो ऑलरेडी कर लगे वो लगे, लेकिन उसके अलावा 12 कर की घोषणा कर दी थी, मतलब ऐलान कर दिया था कि लग सकते हैं। अब दोस्तों ये जो टैक्स लगने थे, ये टैक्स कैसे लगने थे तो थोड़ा सा आपको यहां पर आपको समझाते हैं। ये टैक्स दोस्तों इस प्रकार से इसने विभाजित किया, क्योंकि एक तो रवाई घाटी थी, रवाई घाटी के अलावा दोस्तों दूसरी थी जौनपुर घाटी, ध्यान से समझेगा ये एग्जाम में भी बन सकता है, जौनपुर घाटी, और तीसरी थी दोस्तों बिष्ट घाटी, मतलब जहां पर बिष्ट लोग जो है अधिक मात्रा में निवास करते थे वो वाले। तो इन्होंने क्या किया कि जो ये 12 टैक्स लगे, जो 12 नए करों का जो ऐलान करना था, इन करों का ऐलान कहां पर किया गया, यानी कि रवाई घाटी में जो है लगभग जो 16 पट्टी, आप जानते हैं पट्टी इधर कहा जाता है, जिनको खत आदि भी कहा जाता है कई जगहों पर, पट्टी 16 पट्टियों में यहां पर लगा दिया। जौनपुर की जो है 9 पट्टियों में लगा दिया, और पूरी जो बिष्ट
जो क्षेत्र था वहां पर घोषणा कर दी कि ये 12 टैक्स कभी भी लग सकते। अब ये जो 12 टैक्स है, ये टैक्स क्या थे? ये 12 टैक्स दोस्तों किस किस चीजों पर लग रहे? रस्तों पर टैक्स लग रहा, खेतों पर टैक्स लग रहे, इसके अलावा और तो और दोस्तों यानी कि जो संस्कृति है यहाँ की, जैसे आपने सुना होगा मौन मेला, मौन मेला पर जो है पाबंदी लगा दी, टैक्स लगा दिया, लोगों के मिलने जुलने पर पाबंदी लगा दी, टैक्स लगा दिए। मतलब तरह तरह के ये 12 जो नए टैक्स थे, यही 2 कारण थे इस आंदोलन के लिए एक जन्मभूमि लेने का। कारण क्या था? पहला यानी कि 1927-28 में जो वन भूमि में किसी वक्त आ सकता था, उससे लोगों में आक्रोश था। दूसरा नवंबर 1929 में जो ये घोषणा कर दी कि 12 नए कर लगेंगे, इससे लोग एकत्रित होने लगे। तरह जगह जगह पर दोस्तों ये सारी घाटियां, जो रवाई घाटी, जौनपुर घाटी, बिस्ट, लोग ये सारे के सारे एकत्रित होने लगे और यहीं से जो है शुरुआत हो गई आजाद पंचायतों की। यानी आजाद पंचायतों का गठन होने लगा क्षेत्रों में और जगह जगह पर लोग सामूहिक रूप से एकत्रित होकर रियासत के जो ये नियम थे, यानी कि जो क्रूरता थी, इसके खिलाफ जो है आपसी विचार जो है करने लग गए थे। अब इन्हीं का जो है लाभ उठाना चाह रहे थे आगे कौन? चक्रधर जुयाल थे। तो ये दोस्तों कारण थे इसके। मैंने 2 इंपॉर्टेंट कारण बताए। पहला 1927-28 का जो टैक्स लगा दिए थे, वन भूमि कभी भी उसमें शामिल होती थी, और दूसरा था नवंबर 1928 में 12 नए करो, 1929 में 12 नए करो। इसके अलावा दोस्तों मैंने यहां पर ये चीजें लिखी भी है, अगर आप लोग साथ में नोट्स भी बनाते हैं, मैं आपके लिए पूरी व्यवस्था भी लेकर आता हूं, आप लोग जो है पूरा बढ़िया सा नोट्स भी बना सकते हैं। मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूं तो आप लोग जो है इसे आसानी से नोट्स भी बना सकते हैं। मैंने सारी वही चीजें यहां पर लिखी है कि क्या चीजें हुई। अब हम लोग यहां पर चर्चा करने वाले हैं, ये वही चीजें हैं। अब यहां पर चर्चा होगी यानी कि राजा नरेंद्र शाह का विदेशी दौरा। ये उसी में आ रहा है कि कैसे तिलाड़ी कांड की पृष्ठभूमि हो रही है। पृष्ठभूमि के लिए पहले ही तैयार हो चुके हैं, यानी कि कारण, जो 2 कारण थे, लोगों में आक्रोश था, और तीसरा जो और करीब ले गया इस कांड के, वो था राजा नरेंद्र शाह का विदेशी दौरा। दोस्तों आपको याद रखना है कि जो राजा नरेंद्र शाह जी हैं, इनको परमार राजवंश में इसीलिए याद किया जाता है सर्वाधिक विदेशी दौरे। मतलब जब जब बड़ी बड़ी घटनाएं उत्तराखंड में हुई, वो चाहे इनके टाइम पीरियड में शिरदेव सुमन जैसा कांड हुआ, उस समय ये यहां पर नहीं थे, वो चाहे इतनी बड़ी रवाई जैसा कांड हुआ, उस समय भी ये यहां पर नहीं थे। मतलब ये विदेशी दौरे पर मस्त रहते थे। खैर जो भी है, अगर हम लोग इस समय की बात करें तो राजा जो नरेंद्र शाह जी थे, इन्होंने दोस्तों यानी कि मार्च, आप याद रखिएगा, अब देखो कैसे पृष्ठभूमि बन रही है 30 मई की। मार्च 1930 में जो राजा नरेंद्र शाह जी थे, ये अपने जो है विदेश दौरे पर चले गए, और इनका दोस्तों जो विदेश दौरा था वो था यूरोप का दौरा। और ये कोई यूरोप दौरा घूमने का दौरा नहीं था। हमारे पास उल्लेख मिलता है कि जो राजा नरेंद्र शाह जी थे, ये दोस्तों अपने गले का इलाज करवाने के लिए कहां चले गए थे? यूरोप चले गए थे। और जब ये गले के इलाज करवाने के लिए यूरोप चले गए तो उसी दौरान दोस्तों क्या हुआ कि अब मार्च 1930 में, इस दौरान दोस्तों इन्होंने यहाँ की जो रियासत की सत्ता थी वो सारी की सारी सौंप दी यहाँ के लोगों के पास। मतलब अपने जो प्रमुख खास लोग थे, और उन प्रमुख खास लोगों में 2 शख्स थे। पहला कौन सा? यानी कि जो दीवान था चक्रधर जुयाल जी, तो चक्रधर जुयाल के पास यहाँ की जिम्मेदारी सौंप दी। और दूसरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट शख्स था जो इनके यानी कि नरेंद्र शाह के जो पिता थे, कीर्ति शाह, कीर्ति शाह के समय बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे, और वो थे हमारे कौन? हरिकृष्ण रतूड़ी जी, हरिकृष्ण रतूड़ी। तो हरिकृष्ण रतूड़ी गढ़वाल का इतिहास भी जिन्होंने लिखा है, तो इनको दोस्तों यहाँ की जिम्मेदारी सौंपी गई। चक्रधर जुयाल, हरिकृष्ण रतूड़ी। हरिकृष्ण रतूड़ी दोस्तों बुजुर्ग व्यक्ति था, क्योंकि पहले से लेकर चला आ रहा, इसका सम्मान बहुत था प्रजा में, मतलब प्रजा इनकी बातें मानती थी। लेकिन चक्रधर जुयाल ये था अवसरवादी, मतलब ये चाहता था कि कैसे मैं भ्रष्टाचार करूं, और वो अवसर मिल गया कि राजा यहां पर नहीं है, अब ये अपने मन मर्जी से जो है नियम जो करना था वो करना चाह रहा था, और यहीं से ये शुरुआत भी हो गई। असल में दोस्तों जो हरिकृष्ण रतूड़ी है, इसका बहुत ज्यादा सम्मान था। इस सम्मान को देखकर जो है चक्रधर जुयाल ईर्ष्या करने लग गया, अर्थात ये अवसरवादी बन गया, और ये जो है अब अपने फायदे के लिए गलत कदम उठाने के लिए भी तैयार हो गया था। तो यहीं से दोस्तों ये पृष्ठभूमि शुरू हो जाती है, राजा यहाँ पर नहीं है और काम इनका शुरू हो जाता है। तो ये बात थी यानी कि राजा का विदेश दौरा। मैंने यहाँ पर ये सारी चीजें लिखी हैं, आप लोग इसे नोट भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर हम लोग आगे बढ़े तो अब यहाँ पर महत्वपूर्ण कांड यानी कि 30 मई का जो तिलाड़ी कांड है उसके लिए और पृष्ठभूमि खड़ी हो रही है। धीरे धीरे देखिए किस प्रकार से राजा विदेश, पहले तो 2 कारण ऑलरेडी बता चुका हूं, राजा विदेश चले गया, तीसरा महत्वपूर्ण कदम आ गया, और चौथा जो महत्वपूर्ण था वो था राड़ी घाटी का। ये दोस्तों जो राड़ी घाटी है, ये याद रखिएगा, ये उत्तरकाशी जिले में पड़ती है। और असल में इस समय हुआ क्या कि जो राड़ी घाटी का कांड है, जब ये ऊपर लगातार टैक्स लगाए जा रहे थे, तो इन टैक्सों की वजह से यहाँ के जो राड़ी घाटी के जो निवासी थे, इन लोगों ने दोस्तों एकत्रित होकर जो है आवाज उठाना चाहा कि भाई इस तरह से क्यों टैक्स लगाए जा रहे हैं, और हमारी भूमि किसी वक्त वन भूमि में आ सकती है, आखिर में ऐसा प्रावधान कैसे किया जा रहा है, वो भी हमको बिना पूछे। तो फिर दोस्तों यहाँ पर जो है जो शख्स था यानी कि डीएफओ,
ये जो डीएफओ है, ये इसको याद रखेगा, डीएफओ इस समय जो है पद्मदत्त रतुड़ी। तो ये जो पद्मदत्त रतुड़ी है, इसने दोस्तों इस घाटी में जो यहाँ पर शांतिपूर्वक जो है आंदोलन करना चाह रहे थे, उनके ऊपर गोली चला दी और यहां पर 2 लोग शहीद हो गए। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है राड़ी कांड, ये इसको राड़ी घाटी कांड के नाम से जाना जाता है। 2 लोग यहां पर शहीद हो जाते हैं। जैसे ही शहीद हो जाते हैं, लोगों में आक्रोश हो जाता है, पूरी रवाई घाटी, जौनपुर घाटी में आक्रोश जब होता है तो इनके पास दोस्तों इस समय मोहरे के लिए एक शख्स है, हरिकृष्ण रतुड़ी, अर्थात ये हरिकृष्ण रतुड़ी को तुरंत जो है यहाँ पर भेज देते हैं कि लोगों को शांत कीजिए, रवाई घाटी में भेज देते कि लोगों को शांत कीजिए, और वो ऐसा करते भी थे और लोग इनके मानते भी थे। इस दौरान दोस्तों हुआ क्या कि मामला ठीक चल रहा था, हरिकृष्ण रतुड़ी ने सबको शांत भी कर दिया था, लेकिन अचानक से जो है खबर आती है रवाई घाटी में कि रियासत जो है अपनी सेना भेज रही है और सेना पहुंचने वाली है इस क्षेत्र में। तो यहां से पूरे के पूरे लोग आग बबूला हो जाते हैं कि भाई हमारे ऊपर शोषण हो रहा है, ऊपर से सेना भेजी जा रही है। तो ये जो है महत्वपूर्ण एक कदम उठ जाता है उस तिलाड़ी आंदोलन के लिए, यानी कि तिलाड़ी में लोगों को एकत्रित करने के लिए मजबूर करती है ये सारी चीजें दोस्तों। तो ये जो रवाई जो कांड, जो राड़ी कांड था, ये पद्मदत्त के उसमें हुआ था 20 मई 1930 को, याद रखिएगा पूरी तिथि, 20 मई 1930 को राड़ी घाटी में ग्रामीण किसानों ने वन आंदोलन का विरोध करने हेतु शांतिपूर्वक आंदोलन किया, जिसमें डीएफओ पद्मदत्त रतुड़ी ने गोली चलाने का आदेश दे दिया और 2 निर्दोष लोगों की जान चली गई। इसके अलावा दोस्तों राड़ी घाटी की घटना के बाद हरिकृष्ण रतुड़ी ने जनता के बीच संवाद स्थापित कर दिल जीतने का कार्य किया, लेकिन भोलादत्त पंत के नेतृत्व में टिहरी रियासत ने 25 सैनिकों को कार्रवाई के लिए तिलाड़ी भेजने का आदेश दिया और फिर यहीं से लोगों में जो है और ज्यादा आक्रोश फैल गया दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों जैसे ही राड़ी कांड हो जाता है तो राड़ी कांड के पश्चात अब क्या हुआ, जब राड़ी कांड हो जाता है तो राड़ी कांड होने के पश्चात दोस्तों अब यहां पर जो चक्रधर जुयाल है वो अवसर का फायदा उठाना चाह रहा है। चक्रधर जुयाल सीधा यहां से कहां पहुंच गया, यानी कि नैनीताल पहुंच गया। और इस समय जब ये नैनीताल दोस्तों पहुंचता है तो याद रखिएगा कि नैनीताल में इस समय एक जो शख्स था अंग्रेजी, यानी कि जिसको पॉलिटिकल चाइल्ड एक पद हुआ करता था, पॉलिटिकल चाइल्ड कह रहा हूं, ये पद होता था दोस्तों, यानी कि एक पद था और इस पर दोस्तों जो अंग्रेजी अधिकारी थे वो इस समय स्टाइल थे। अब इनके पास ये जाता है और यहां पर दोस्तों बातचीत करता है चक्रधर जुयाल इनसे कि आखिर में जो है वहां पर इस तरह की घटना हो रही है, वहां के लोग एकत्रित हो चुके हैं और सारे लोग एकत्रित होकर किसी भी एक बड़े मूवमेंट की ओर अग्रसर हो रहे हैं, तो हम लोगों को जो है इस पर एक्शन, मतलब झूठी झूठी खबरें यहां पर लेकर आता है इसके सामने, और ये भी जो है पूरा समर्थन दे देता है कि भाई ठीक है आप अपने स्तर से जो है एक्शन ले सकते हैं। और यहां से मौका मिल गया चक्रधर जुयाल को, क्योंकि चक्रधर जुयाल चाह रहा था कि मैं जबरन गोलियां चलाकर जो है इस मामले को रफा दफा कर दूं, डरा धमका कर। और दोस्तों यहां से इसको मौका भी मिल गया, वापिस आ जाता है। वापिस आने के पश्चात दोस्तों फिर जब यहां पहुंचता है तो सीधा ये यहां पर मिल जाता है डीएफओ पदम जी के साथ। दोनों लोग नैनीताल में साथ मिलते हैं, नैनीताल से सीधा नरेंद्र नगर पहुंचते हैं और जैसे ही नरेंद्र नगर पहुंचते हैं ये टिहरी रियासत की सेना को अपने साथ एकत्रित करते हैं और वहां से नरेंद्र नगर से सीधा रमाई घाटी की ओर बढ़ जाते हैं। इस दौरान दोस्तों जब ये रमाई घाटी की ओर बढ़ते हैं तो इनको खबर आती है कि एक स्थान पर जो है सारे ग्रामीण एकत्रित हो चुके हैं, यानी कि टटार नामक एक गांव पड़ता है, वहां पर सारे लोग एकत्रित हो चुके हैं, तो वहां पर ये जाने के लिए तैयार हो गए थे। और दोस्तों खास बात देखिए कि जो टिहरी रियासत से सैनिक अपने साथ ये लेकर आया था, इसने उन सैनिकों में लगभग 7 सैनिक, अभी मैं दिखाऊंगा, वो 7 सैनिक थे जो रवाई घाटी से सेना में शामिल थे, उनको जो है बाहर कर दिया था, मतलब उस कांड में शामिल नहीं रखा। ये बड़ा कांड पहले से सोच कर आया था तो उनको बाहर कर दिया और बाकी सेना को अपनी लेकर चल दिया। सेना को जब ये लेकर चला तो वहां पर लोगों को, ग्रामीण लोगों को पता चला कि यहां पर जो है सेना आने वाली है, तो सारे लोग दोस्तों वहां से निकलकर वो सभी लोग कहां एकत्रित हो गए, यानी कि तिलाड़ी के मैदान में चले गए। जब सारे लोग तिलाड़ी के मैदान में चले गए, इस दौरान जो ये जन आंदोलनकारी थे, ये जो भी अपनी योजना बनाते थे, उस योजना को बनाते समय इन्हीं के बीच एक शख्स था, यानी कि थोकदार रणजोर सिंह। ये जो शख्स है दोस्तों ये सारी गतिविधियां नोट कर रहा था और ये जो रणजोर सिंह है इसने बगावत कर दी और जो भी प्लान यहां पर बनाया था इन लोगों ने, विचारों ने, ये उस प्लान को सीधा कहां ले गया, चक्रधर जुयाल के पास ले गया और सारी चीजें बता दी कि ये लोग जो है इनके पास खुखरी है, इनके पास तलवारें हैं, इनके पास भाले हैं और ये जो है बिल्कुल लड़ने के मूड में। और इसके अलावा और भी तरह तरह की जो है झूठी अफवाहें यहां पर ये फैला के चले गए।
अब रणजोर सिंह ने बगावत कर दी और चक्रधर जुयाल ने भी दोस्तों अब एक्शन लेना, अर्थात चक्रधर जुयाल कहां पहुंच गया, तिलारी पहुंच गया। जब तिलारी पहुंचा तो एक बार देखो अवसरवादी था, तो एक बार जो है अपने ऊपर सारा सिस्टम ना आए, तो चक्रधर जुयाल ने क्या कर दिया, इन लोगों के लिए घोषणा कर दी, सभी लोगों के लिए, कि सभी लोग यहां से चले जाए, जब राजा वापस आ जाएंगे विदेश दौरे से तब आप अपना मूवमेंट कर सकते हैं, इस समय आप मत कीजिए। लेकिन लोगों ने साफ साफ कहा कि जब तक आप अपनी सेना यहां से नहीं हटाते हैं तब तक हम लोग इस तिलारी के मैदान से भी हटने वाले नहीं हैं। लेकिन दोस्तों शाम शाम आते आते यानी कि 30 मई तक इसने अपना निर्णय बदल दिया हरिकृष्ण रतूड़ी ने, और सीधी घोषणा कर दी कि मैं यहां से सिर्फ उन लोगों को गिरफ्तार करने आया हूं जो आपराधिक जिनके ऊपर मामले हैं, इसके अलावा जिन्होंने जो इनका डीएम था, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट था, उस पर जिसने हमला किया है, ये मैं उन लोगों को गिरफ्तार करने आया। लेकिन दोस्तों जब इस तरह की बातें हुई तो और भी ज्यादा लोग तिलारी मैदान में एकत्रित होने लगे, अर्थात तिलारी मैदान जो है वहां के स्थानीय लोगों से पूरा भर गया, उस घाटी के क्षेत्रों से पूरा भर गया। और अगले दिन यानी कि 30 मई 1930 को लगभग 2 बजे के आसपास पूरे तिलारी को जो है घेर कर रख दिया था किसने, यानी कि इसकी सेना ने। इस समय नथु सिंह ने सेना का मोर्चा संभाला था और दोस्तों लगातार निहत्थे लोगों पर जो है फायर का आदेश दिया गया और वहां पर बहुत सारे लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया, बहुत सारे लोग शहीद हुए। परंतु दोस्तों जो सरकारी जब रिपोर्ट आई, क्योंकि ये ऑलरेडी मिला था स्टाइल के साथ, स्टाइल ने जो है कालिख पोत दी इस पूरी की पूरी रिपोर्ट पर। यहां पर बहुत सारे लोग जो यहां पर आंखों देखी हाल जिन्होंने विवरण किया, हमारे जो विश्वेश्वर दत्त चंदोला जी थे, वो दोस्तों एक पत्रकार थे, वो भी इसमें शामिल थे। उन्होंने यहाँ का आंखों देखा हाल जो है अपने उसमें लिखा था कि लगभग 100 से अधिक लोग यहाँ पर मारे गए थे और 194 के आसपास जो है जेल में डाल दिए गए थे। और जो लोग मारे गए थे उनको जो है उनकी शिनाख्त ना हो पाए तो उनके चेहरे पर कालिख पोती गई और यमुना नदी में बहा दिए गए। तो इतना बड़ा इस जो है घटना को अंजाम दिया गया। लेकिन जब रिपोर्ट सामने आती तो मात्र एक व्यक्ति की जो है मृत्यु मानी जाती है और कुछ लोगों को घायल दिखाया जाता है। तो इस तरह से इस कांड को अंजाम दिया गया और यही वो कांड था दोस्तों जिसमें बहुत सारे लोग स्थानीय इसमें जो है मारे गए थे। बाकी दोस्तों मैंने यहां पर ये सारी चीजें लिखी है कि राड़ीकांड के पश्चात लोगों में आक्रोश फैल गया था, जिस कारण जगह जगह पर सभाएं होने लगी थी। परंतु हरिकृष्ण रतूड़ी बार बार जनता का विश्वास जीत लेते थे, ये जाता था वहां पर। जनता के बीच लगातार हो रही सभाओं के कारण चक्रधर जुयाल दरबार में अपना प्रभाव बढ़ाने के उद्देश्य से नैनीताल पॉलिटिकल जो एजेंट था मिस्टर स्टाइफ से डीएफओ पदम रतूड़ी के साथ मिले तथा रवाई घाटी में जनता के हमलों के मनगढ़ंत कहानी सुनाकर हमले की सहमति प्राप्त की, जो मैंने अभी आपको समझाया। इसके अलावा दोस्तों अब जब हमले की सहमति प्राप्त की तो तिलारी कांड कैसे हुआ, चक्रधर जुयाल तथा पदम दत्त, देखो नैनीताल से, ये कुछ चीजें याद रखने वाली जो आप नोट करेंगे। देखो नैनीताल से हमले की इजाजत लेकर नरेंद्र नगर पहुंचे तथा उसी समय तिलारी के लिए सेना के साथ कूच किया। इस दौरान दोस्तों चक्रधर जुयाल ने 26 मई को, ये याद रखिएगा, जो भिलडियाना गांव है, यहां पर फौज की जांच की और उनमें शामिल रवाई घाटी के जो 7 सिपाही थे, जिनमें आगम सिंह बरखेटी, जीत सिंह, मालचंद, सीताराम, झूम सिंह, सैंपाल सिंह और लखीराम, इनको दोस्तों वापस भेज दिया। और इन्हीं में से लाखीराम दोस्तों बाद में बगावत भी की थी इसने, ये भी मैंने आपको पढ़ाया था पहले। इसके अलावा दोस्तों 28 मई की फिर घटना आती है। 28 मई 1930 को चक्रधर की जो फौज है वो सीधा राजगढ़ी पहुंच गई उत्तरकाशी में, और यहां पर पहुंचते समय घाटी की जो सभी आंदोलनकारी थी इनकी बैठक दोस्तों टटाव गांव में हो रही थी। और जब इनको पता चलता है कि सेना यहां पर पहुंचने वाली, तो ये सारे लोग 29 मई को तिलारी सेरा में एकत्रित हो गए, जो तिलारी का क्षेत्र था वो पूरा के पूरा। वहां पर जब एकत्रित हुए तो उन्हीं में से एक जो ये शख्स था थोकदार, जो ये रणजोर सिंह, इस दौरान इसने आंदोलनकारियों के जो महत्वपूर्ण कागज थे, जो सूचना थी, वो सारी की सारी दीवान चक्रधर को पहुंचा दी और इनकी रणनीति का खुलासा उसके सामने दे दिया कि क्या क्या होने वाला है। इसके बाद दोस्तों जो थोकदार रणजोर सिंह है, इसने चक्रधर को बताया कि तो आंदोलनकारी है, उनके पास दोस्तों खुखरी, तलवार, डांगरे, जो मैंने अभी आपको समझाया, और साथ ही साथ ये भी घटना दे दी कि जो भूतपूर्व दीवान था सदानंद, वो भी उनके साथ शामिल हो गया, और जो पत्रकार था विश्वेश्वर दत्त चंदोला, वो भी उनके साथ शामिल है। ये सारी चीजें वहां पर बता दी गई। और दोस्तों चक्रधर जुयाल ने फिर कूटनीति चाल चली तथा आंदोलनकारियों से ढांढक समाप्त करने की यह अपील की कि इस समय राजा जो है विदेश दौरे पर है, परंतु आंदोलनकारियों के बीच बातचीत से मना कर दिया, क्योंकि वो चाहते थे जब तक सेना वापस नहीं लौटती है हम लोग आंदोलन करेंगे। तो आप लोग इसको नोट करते रहिए। बाकी दूसरी चीज दोस्तों यहां पर मैंने लिखी कि जो डिप्टी कलेक्टर सुरेंद्र नौटियाल थे, चक्रधर जुयाल ने यह आदेश दिया कि मैं उन अपराधियों को पकड़ रहा हूं जिन्होंने जो है सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया और सुरेंद्र दत्त नौटियाल जी को जो है उन पर जानलेवा हमला किया। ऐसी बातें इसने यहां पर कही। साथ ही साथ 29 मई 1930 को चक्रधर जुयाल ने यह आदेश दिया कि शाम तक सभी जो है तितर बितर हो जाए, परंतु 30 मई तक आंदोलनकारियों में जोश और भी बढ़ गया और संख्या तिलारी में लगातार बढ़ती गई। ये सब चीजें मैंने समझाई है और यहीं से फिर शुरुआत हुई दोस्तों तिलारी में खूनी कांड।
30 मई 1930 को तिलारी के मैदान में 2 बजे के आसपास जो है रियासत की सेना ने पोजीशन ले ली थी। इस पोजीशन में जो सेना अध्यक्ष थे वो नथु सिंह थे और इन्होंने एक पहाड़ी पर पोजीशन ली और उत्तर पूर्वी की तरफ जो है पूरा जो ग्राम था वो छटांग से लेकर किसना तक जो है तिलारी सेरा को पूरा की पूरा सेना से घेर दिया था। साथ ही साथ दोस्तों सेना ने लगभग 1 घंटे से भी ज्यादा समय तक गोलियां चलाई थी। देखो ये चीज भी देखिए, जबकि वो कह रहे इन्होंने कहा कि मात्र 20 राउंड फायर किया था, जो रिपोर्ट बनी थी, जबकि इन्होंने 1 घंटे से भी ज्यादा गोलियां चलाई थी। इसके साथ साथ दोस्तों दीवान चक्रधर जुयाल तथा पॉलिटिकल जो एजेंट है स्टाइफ, इन्होंने इस घटना पर जो है गलत रिपोर्ट बनाई और गलत रिपोर्ट बनाकर शवों को यमुना नदी में बहा दिया। वह घटना में मात्र 20 राउंड गोली चलाने की बात कही थी। ये उनकी तरफ से बात हो रही। घटना के प्रत्यक्षदर्शी रहे विश्वेश्वर दत्त, ये विश्वेश्वर दत्त चंदोला है। इन्होंने 100 से अधिक मारे जाने और 194 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की रिपोर्ट की थी, जबकि सरकारी रिपोर्ट में मात्र 2 व्यक्तियों के मारे जाने की बात कही गई थी, मात्र 2 थे दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों तिलारी कांड में जो थोकदार रणजोर सिंह तथा लाखीराम है, इन्होंने दोस्तों खलनायक की भूमिका निभाई और इन्होंने लगभग 198 ग्रामीणों को गिरफ्तार करवाया था, मतलब जगह जगह से, क्योंकि 7-8 दिनों तक कोहराम मचा दिया था पूरे तिलारी क्षेत्र में, तो इन्होंने जगह जगह से लोगों को पकड़वाया। साथ ही साथ दोस्तों कांड के पश्चात ग्रामीणों का हौसला इनका पस्त नहीं हुआ और बल्कि जोश के साथ हुए और चंदा डोकरी और जो अंडूर में हजारों की संख्या में लोग जो है आजाद पंचायत से जुड़ते रहे। इसके अलावा दोस्तों इतिहासकारों ने इस घटना की तुलना जलियांवाला बाग कांड से की है और दीवान चक्रधर की तुलना जनरल डायर से, जो पहले आपको समझा चुका हूं। अब जब राजा की वापसी हुई दोस्तों, अब हुआ क्या कि विदेश दौरे से अब राजा वापस आएगा तो थोड़ा सा राजा का एक्शन भी देखना है कि आखिर में राजा ने इस दौरान क्या एक्शन लिया हो। आपको याद रखना है दोस्तों कि जो राजा है वो 7 जुलाई को जो है वापस पहुंचा, 7 जुलाई सन 1930 को। जब 7 जुलाई 1930 को पहुंचा तो 9 जुलाई को राजा सीधा जो है पॉलिटिकल एजेंट से मिलने पहुंच गया इस टाइप से नैनीताल, और इस वार्ता पर पूरा विचार विमर्श किया। तो इस टाइप ने पूरी रिपोर्ट बना रखी थी, जनरल डायर से मिला था, उसने कहा कि देखो लोगों ने बवाल मचाया था, ये फिर हो गया तो नॉर्मल सा। तो राजा ने भी जो है कोई एक्शन नहीं लिया चक्रधर जुयाल के ऊपर, बल्कि उल्टा जब राजा जो है रवाई घाटी का भ्रमण करने गए थे, यानी कि 24-26 जुलाई के आसपास, तो चक्रधर जुयाल भी साथ गया था पूरी रवाई घाटी में इस सिचुएशन को देखने के लिए। और राजा ने कुछ भी नहीं किया, बल्कि उल्टा जो कैदी थे उन कैदियों को जो है 3 माह 10 दिन की सजा दी। तो ये सिचुएशन दोस्तों यहां से हुई। इसके अलावा दोस्तों ये मैंने वो सारी चीजें लिखी है जो चीजें हैं यहां पर, देखिए मैंने लिखा 3 माह 10 दिन तक अनिवार्य रूप से राजा ने जो है जो कैदी थे उनको जेल में रखा। इसके अलावा दोस्तों चक्रधर जुयाल की अंग्रेजों से राजा प्रभावित थे। जो चक्रधर जुयाल था वो थोड़ा अंग्रेजी बोलता था, तो राजा उससे बड़ा प्रभावित था, इसी कारण इसको कोई सजा नहीं मिली। बल्कि चक्रधर जुयाल के कहने पर गढ़वाल के जो संपादक है, देखो उल्टा क्या हुआ कि चक्रधर जुयाल ने जो है विश्वेश्वर दत्त चंदोला भी और जो इंडियन स्टेट रिफॉर्म के संपादक थे अनंत नारायण, इन पर उल्टा मानहानि का दावा दायर कर दिया और दोस्तों 1 साल तक जो है इनको सजा भी हुई थी। तो इनको भी इस कांड में सजा हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। बाकी दोस्तों इसके बाद जो चक्रधर जुयाल है इसको पद से हटा दिया गया था। मैंने यहां पर लिखा, आप नोट किए, 1 जुलाई 1939 को, अगर कभी बने बाद में जब राजा को पता चला कि इस प्रकार का कांड हुआ था तो राजा ने फिर बाद में इसको 1 जुलाई 1939 को इसको पद से हटा दिया था। बाकी दोस्तों इसके ऊपर कोई ज्यादा बड़ी कार्रवाई नहीं की, सिर्फ इतना रखा कि लोगों की जो मांग थी जिनके ऊपर यह अत्याचार हुआ था, उन्होंने कहा था कि कालसी से ऊपर कभी भी चक्रधर जुयाल को ना